Namaste, my dear students. Welcome back. I am Brijesh, sir. And let us continue further with our chapter. In this video, we intend to cover enzymes and hormones. Both are very simple and small topics. लेकिन जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा याद रखना, राइट? बायोलॉजी के बच्चे तो, बी ग्रुप के बच्चे तो यूज टू है, मेडिकल के बच्चे यूज टू है इतना सब याद रखने के लिए, राइट? Excuse me, right? See, life is possible, okay? Life is possible due to coordination of various chemical reactions in our body. हर एक सेल एक दूसरे के साथ सिंक होके, सिंक्रोनाइज होके काम करता है. कोई इंडिपेंडेंटली ऐसे काम नहीं करता है. सब साथ मिलके पूरा सिस्टम जो लाइफ प्रोसेस है, जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, उसमें काम होता है. फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड. ओके, फूड हम लेते हैं तो हर एक चीज़ जो फूड में है वो तो ज़रूरी नहीं है बॉडी के लिए. तो बॉडी तय करता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो वो सब मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा एब्जॉर्ब होते हैं, और जो कचरा है जो नहीं चाहिए फूड में से, उसको टॉक्सिक है, कुछ टॉक्सिक चीज़ है तो उसको बाहर कर देते हैं, राइट? तो ये सब सिंक्रोनाइज होके करते हैं और वेल ऑर्डर फैशन में होता है, राइट? तो these are the reactions that occur in our body at a very mild condition. अगर बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे हैं वो अगर बॉडी से बाहर करना चाहिए तो समटाइम्स वी नीड ए 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो बॉडी के अंदर ये रिएक्शन बहुत ही माइल्ड कंडीशन यानी 37 डिग्री सेल्सियस पे हो जाते हैं, और उसका कारण है कुछ ऐसे केमिकल्स जिसको हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, एंड दोज केमिकल्स आर एंजाइम्स. So all biological reactions are catalyzed by specific catalyst जिसको हम enzymes बोलते हैं. So enzymes are biological catalyst, या तो उसको बोलते हैं biocatalyst. Biocatalyst बोलते हैं enzymes को, right? तो आपको पता है कि catalyst कैसे काम करता है कि catalyst provides, या तो these enzymes provides an alternative path with lower activation energy. It facilitates a reaction by providing an alternative path, right? जैसे गूगल हमको बहुत सारे पाथ दिखाता है और शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता है, तो वैसे ही ये एंजाइम एक ऑल्टरनेटिव रिएक्शन देता है विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी इज द कंसेप्ट दैट वी हैव स्टडीड इन चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स इन आवर 12th स्टैंडर्ड, राइट? तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वरना वहां जाके आप देख सकते हो. सो मैंने बताया कि एंजाइम कैसे काम करता है. तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सुक्रोज एक कंपाउंड है, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, डाइसैकेराइड सुक्रोज. अगर सुक्रोज का एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस करते हैं, ओके, सुक्रोज कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बोथ आर मोनोसैकेराइड्स, एंड इट कैन बी अचीव्ड बाय बॉइलिंग सुक्रोज विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. So in presence of an acid, the activation energy of the reaction is 6.22 kilojoule per mole. This is the activation energy. But if the same reaction is done in presence of enzyme sucrase, okay, all enzymes, most of the enzymes names end with ASE, पीछे ASE लगता है. और अभी हम देखेंगे कि nomenclature कैसे करते हैं. तो नेम ऑफ द एंजाइम्स आर गिवन बेस्ड ऑन द कंपाउंड ऑन विच इट एक्ट्स, या तो बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन जिसको वो कैटलाइज करता है. तो सुक्रोज है तो उसका जो एंजाइम है जो उसको हाइड्रोलाइज करता है उसका नाम है सुक्रेज, राइट? या तो दूसरा नाम है इन्वर्टेज. हमने इसी वीडियो में यानी इसी चैप्टर में प्रीवियसली देखा है, राइट? दिस इज इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, okay, natural sucrose is dextrorotatory, optical rotation is plus, whereas glucose is dextro but fructose is levorotatory, and levorotation of fructose being more than dextrorotation of glucose, ये जो mixture है as a whole it is levorotatory. ये mixture है वो levorotatory है. तो जैसे जैसे सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होगा ऑप्टिकल रोटेशन विल चेंज फ्रॉम प्लस टू माइनस, सो इसको इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज बोलते हैं. सो एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज.
तो इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी इज जस्ट 2.15 किलो जूल। सो आप देख सकते हो ड्रास्टिकली कितना रिड्यूस हुआ एंजाइम की वजह से। तो ये पॉसिबल हुआ कि हमारे बॉडी में सुक्रोज बहुत ही माइल्ड कंडीशन पे हाइड्रोलाइज हो जाता है, राइट। और से अगर बॉडी में एंजाइम्स नहीं होते तो एक सिंगल मील को डाइजेस्ट करने के लिए 50 इयर्स लगते। ओके, इट वुड टेक अराउंड 50 इयर्स फॉर डाइजेशन ऑफ अ सिंगल मील, अगर सिर्फ वो केमिकल रिएक्शन एंजाइम्स के बिना करते तो, राइट। तो एंजाइम्स का ये रोल है कि वो रिएक्शन को बहुत ही फास्ट कर देता है, राइट। जो मील 50 इयर्स में डाइजेस्ट होना था इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, वो 12 घंटे में 24 आवर्स में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू ईट। सो सुक्रोज को जो हाइड्रोलाइज करते हैं उसका नाम है सुक्रेज। माल्टोज, ओके, माल्टोज इज अनदर डाइसैकेराइड and maltose on hydrolysis gives 2 glucose, glucose plus glucose is maltose। तो इसको जो हाइड्रोलाइज करता है उसका एंजाइम है माल्टेज। ओके, स्टार्च को जो हाइड्रोलाइज करता है वो अमाइलेज है। स्टार्च में अमाइलोज होता है, अमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, राइट। तो स्टार्च को जो हाइड्रोलाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है, वो एंजाइम है अमाइलेज। प्रोटीन पे जो काम करता है, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करता है, वो प्रोटीएज है। यूरिया पे जो काम करता है वो यूरिएज है। तो ऐसे नोमेनक्लेचर आता है, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू आईयूपैक नोमेनक्लेचर, इफ द एंजाइम catalyzes ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट, यानी कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो वो एंजाइम का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैटलाइज करता है, यानी रिएक्शन के नाम पर से एंजाइम का नाम आया, राइट। अगर हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस है, तो हाइड्रोलेसिस एंजाइम का नाम है। अगर एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप से ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफरेजेज एंजाइम है। अगर आइसोमराइजेशन रिएक्शन है तो आइसोमरेज एंजाइम है, राइट। तो ऐसे ऐसे नाम है, राइट। जितने टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं उतने आपको याद रखने हैं, बाकी तो बायोलॉजी में तो बहुत ही डिटेल में आता है। सी ईच बायोलॉजिकल रिएक्शन रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम। सो कैटलिस्ट में भी हमने देखा है कि अगर एक रिएक्शन के लिए कोई कैटलिस्ट है तो वो दूसरे रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सो एंजाइम दैट कैटलाइजेस अ पर्टिकुलर reaction will not catalyze any other reaction, right? So they are very specific in their action, in their role, and enzymes are required in very minute quantity. Even a very small quantity of enzyme can catalyze a very large amount of reaction, right? A typical cell contains about 3000 different kind of enzymes and each enzyme catalyzes a different reaction, right? तो आप सोचो कि हमारा बॉडी है वो कितना कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और हर एक सेल में 3000 अराउंड 3000 जितने एंजाइम्स होते हैं, राइट। तो हर एक का स्पेसिफिक रोल होता है, फाइन। सो mechanism of how the enzyme works is same as mechanism of a catalyst and various theories are proposed। जैसे लॉक एंड की मॉडल है कि एक लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होता है, वैसे ही एंजाइम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स होते हैं। सी मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। हमने देखा था कि एक तो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, बाकी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर globular proteins and we have studied shape of the protein, structure of proteins in previous video। तो स्पेसिफिक शेप होता है हर एक प्रोटीन का, तो हर एक एंजाइम में उसका डेफिनेट शेप होता है। जैसे हर एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक शेप की होती है तो उसी की से वो लॉक ओपन होता है। ऐसे ही डिफरेंट सारी थियरीज है, राइट, कि कैसे एंजाइम कैटलाइज करता है पर्टिकुलर रिएक्शन को। तो बहुत ही डिटेल में तो बायोलॉजी में आता है, तो बाकी हमारी टेक्स्ट बुक में तो इतना ही है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंजाइम्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट आर हॉर्मोन्स, राइट। हॉर्मोन्स क्या है देख लेते हैं। फाइन।
See, in human beings and other multicellular organisms, there must be some sort of communication between the various cells to regulate their activity and development. जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया कि बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, राइट? तो जैसे कमांड कौन देता है कि किसको कब क्या काम करना है बॉडी में, उसका कमांड कौन देता है? तो कुछ कम्युनिकेशन तो होगा सेल्स के बीच में, ओके? तो उनको कब कौन सी एक्टिविटी करनी है, राइट? पेंक्रियास को कब पता चलेगा कि कब इंसुलिन बनाना है, राइट? तो वो जो कमांड देता है, वो जो केमिकल सब्सटेंसेस है उनको हार्मोन्स बोलते हैं। तो हार्मोन्स आर specific kind of biomolecules, chemical substances, and they are also called chemical messengers, okay? क्योंकि वो मैसेज देते हैं पर्टिकुलर साइट को, सेल्स को, कि उनको क्या करना है, राइट? तो वो जो केमिकल मैसेंजर्स है उनको हार्मोन्स बोलते हैं। दे आर सिक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स, ओके? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, एंड दे आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम, and they go to a specific site where they have to act, and these are receptor sites जो टारगेट सेल्स पे होते हैं, और वो रिसेप्टर को मैसेज मिल जाता है कि उनको क्या करना है, फिर वो सेल्स है वो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इनिशिएट करेंगे, राइट? तो ऐसे होता है, मीन्स दे आर प्रोड्यूस एट सम अदर प्लेस इन द ग्लैंड्स एंड दे आर पोर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड दे एक्ट, they go somewhere else where they have to act, okay? तो वो मैसेज देते हैं, तो वो केमिकल मैसेंजर्स है। तो डेफिनेशन है, hormones are group of biomolecules which are produced in ductless endocrine glands, जिसको डक्ट नहीं होता उसको ductless glands बोलते हैं, या तो आप इतना याद रखो endocrine glands, and are carried to different parts of the body by blood stream, through blood they go, where they control various metabolic processes, ओके? जैसे डाइजेशन में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं मेटाबॉलिज्म में, तो वो एक्टिविटीज को वो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और शो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, ओके? हमारा बॉडी, एक तो है एनाटॉमी ऑफ आवर बॉडी, एमबीबीएस में आता है एनाटॉमी, और बाकी है फिजियोलॉजी, यानी जो अंदर चेंजेस होते हैं उसको फिजियोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं। फाइन, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट आर हार्मोन्स। नाउ what is the chemical nature? So hormones may be steroidal in nature. See, steroids word तो बहुत ही famous है। Steroids are naturally occurring substances widely spread in plants and animal kingdom, okay? उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं, जैसे नेफ्थलीन में होता है 2 फ्यूज्ड रिंग्स, बेंजीन रिंग्स, एंथ्रासिन में 3 होता है, ऐसे साइक्लोहेक्सेन रिंग्स होते हैं 3 फ्यूज, और एक साइक्लोपेंटेन रिंग होता है। तो यानी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स को स्टीरॉइड्स बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी नेचुरली अकरिंग स्टीरॉइड्स होते हैं, राइट? सो या तो वो स्टीरॉइडल इन नेचर होते हैं, या तो वो प्रोटीन्स यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, या तो वो एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट? तो ये 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स जो टेक्स्ट बुक में है, इनसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रेफरेंस बुक्स में मिलेंगे आपको। तो स्टीरॉइडल नेचर वाले हैं मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स, जो गोनेड्स यानी टेस्टिस इन मेल्स और ओवरीज इन फीमेल्स, ये सिक्रेट करते हैं। एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स आर फीमेल सेक्स हार्मोन्स and androgens are male sex hormones, right? इसमें भी फिर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे टेस्टोस्टेरोन है वगैरह वगैरह, राइट? और इसमें एस्ट्राडियोल है। इंसुलिन एंड एंडोर्फिन्स, इंसुलिन आपको पता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल लो करने के लिए, ओके? जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इंसुलिन ब्लड में आता है, तो ये एक पॉलीपेप्टाइड है, 51 एमिनो एसिड, प्रीवियस वीडियो में बोला था 51 एमिनो एसिड से बना है ये इंसुलिन, राइट? बट इट इज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 30 एमिनो एसिड का एक स्ट्रैंड है, और एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, ऐसे एक 21 एमिनो एसिड। सो 30 एंड 21 एमिनो एसिड, और डेफिनेट एमिनो एसिड डेफिनेट सीक्वेंस में होते हैं। हमने देखा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन अ प्रीवियस वीडियो, ग्लाइसिन के बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे एक डेफिनेट 31 एमिनो एसिड और 30 एमिनो एसिड्स और 21 एमिनो एसिड के दो स्ट्रैंड्स है, और दोनों के बीच में डाई सल्फाइड, सल्फर सल्फर, यानी यहाँ एक डाई सल्फाइड लिंकेज है और एक यहाँ डाई सल्फाइड लिंकेज है। और इन ये जो 21 का एक जो पेप्टाइड स्ट्रैंड है उसमें भी एक सल्फर सल्फर लिंकेज होता है, यानी एक स्पेसिफिक उसका सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, और फिर एक डेफिनेट शेप है, राइट। तो ये इंसुलिन है। तो आगे जाके थोड़ी इंसुलिन की बातें करेंगे। एफिनेफ्रिन, जिसका दूसरा नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को नाम दिया है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इधर फाइट और भागो, फ्लाइट, राइट, या तो करो या तो मरो, ऐसे। तो ये एड्रेनलिन है, वो पल्स रेट इंक्रीज कर देता है, बहुत ही फास्ट ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड स्ट्रीम में आता है। तो या तो फाइट करने के लिए या तो भागने के लिए ग्लूकोज चाहिए, राइट। तो उसके लिए बॉडी को रेडी करता है एड्रेनलिन। एफिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन, ये है एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। और ये जो नोर एपिनेफ्रिन है, इट मीडिएट रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिम्युली, ऐसा लिखा है टेक्स्ट बुक में, राइट। तो बहुत डेप्थ में हम नहीं जा रहे इसमें। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड, यहाँ एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, वो सिक्रेट करता है थायरॉक्सिन। टायरोसिन करके एक एमिनो एसिड है, उसका अमोनिएटेड डेरिवेटिव है, ओके। थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। टायरोसिन एक एमिनो एसिड है जिसमें जब आयोडीन लगता है तो ये प्रोड्यूस होता है, राइट। तो अगर थायरॉक्सिन की कमी होती है, ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं उसको, तो लेथार्जी आप फील करते हो, ओबेसिटी हो जाते हैं, आपका शरीर है वो फूल जाता है, राइट। तो आपको थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर बिना खाए कम खाते हो फिर भी अगर शरीर फूल जाता है, या तो बहुत ही स्लिम हो गए आप, राइट, जितना भी खाते हो बॉडी नहीं बढ़ता है, तो एक बार थायराइड का टेस्ट करवा लेना चाहिए, थायरॉक्सिन का, राइट। और अगर फैमिली हिस्ट्री है, ओके, फैमिली मेंबर्स में किसी को है तो डेफिनेटली चेक करवाना चाहिए। या तो 30s में या तो 40s में जब आप आते हो तो अब आपको ये सब टेस्ट करवा लेने चाहिए, राइट। तो बहुत ही इजी है। अगर बॉडी थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता है तो सुबह में एक गोली आती है वो ले लेनी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। तो इतना कोई महंगी ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, तो जस्ट उसको सप्लीमेंट देते हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन अ डाइट, ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, ये थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है, जिसको गोइटर बोलते हैं आपको। तो अगर आयोडीन की कमी है तो इट इज़ वेरी इजी, सोडियम क्लोराइड में थोड़ा सोडियम आयोडाइड डाल देते हैं, तो उसको आयोडाइज नमक बोलते हैं, आयोडाइज सॉल्ट। तो उसमें से आपको आयोडीन डेली जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जाता है, राइट। स्टीरॉयड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनेड्स, जैसे मैंने बताया, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स also produces very important hormones called glucocorticoids. This glucocorticoids control carbohydrate metabolism. आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा है बायोमॉलिक्यूल्स में। कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो शुगर्स मिलते हैं, ग्लूकोज मिलता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म है ये हार्मोन कंट्रोल करता है। मॉड्यूलेट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड आर इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन टू स्ट्रेस। जब स्ट्रेस आता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये हार्मोन यूजफुल है, राइट। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये एक दूसरा हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस दिस वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कंट्रोल द लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स बाय किडनी। किडनी को कितना वाटर रखना है और कितना वाटर निकालना है। जैसे आप कम पानी पीते हो तो ऑटोमेटिकली किडनी है वो वाटर बचा के रखती है, यूरिनेशन कम हो जाता है, राइट। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हो तो ऐसा नहीं है कि ब्लड में ज़्यादा पानी आ गया, राइट, शरीर में और 80% नहीं 90-95% पानी हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो एक डेफिनेट लेवल कंट्रोल होता है बॉडी में वाटर का और मिनरल्स का, सॉल्ट का, राइट।
यानी आप एक्सेस सॉल्ट लेते हो तो वो किडनी उसको फिल्टर कर देता है। तो ये जो रेगुलेट करना है कि कितना पानी रखना है, कितना पानी जाने देना है, कितना सॉल्ट जाने देना है, कितना सॉल्ट रीएब्जॉर्ब करना है, ये सब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है वो कंट्रोल करता है, राइट। नाउ इफ दिस हार्मोन्स आर नॉट सिक्रेटेड ड्यू टू सम रीजन, ओके, तो एक एडिसन्स डिजीज होता है, ओके, एडिसन डिजीज होता है, और इस डिजीज की वजह से आप लेथार्जी, वीकनेस फील करते हो, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। तो अगर इफ दिस डिजीज इज फाउंड देन सिंपल ये दो हार्मोन्स देते हैं तो वो लेवल में आ जाता है, राइट। तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टीरॉयड हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स जिसको बोलते हैं। एज ऑलरेडी मेंशन कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बियर्ड, फेशियल हेयर आना, राइट, फिजिक्स, ओके, फिजिक यानी कि ओवरऑल मेल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बॉडी मेल्स की अलग होती है, फीमेल्स की अलग होती है, राइट। हार्ड वॉइस, राइट, जो वॉइस की क्वालिटी है वो टेस्टोस्टेरोन से कंट्रोल होती है। यानी एक जब बच्चा छोटा होता है तब उसकी आवाज़ अलग होती है, फिर उसमें मेल आवाज़ आ जाती है, राइट। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। और एस्ट्रेडियोल है, ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, ये मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उसको कंट्रोल करते हैं। और ये प्रोजेस्टेरोन है, इट मेक्स यूटेरस रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग। जब फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, तो ये फिर हार्मोन रिलीज होता है सो दैट यूटेरस बिकम्स रेडी टू टेक द फर्टिलाइज एग, राइट। सो विद दिस वी एंड द हार्मोन पार्ट, ओके। आपको रिपीटेडली थोड़ा चार्ट बना के टेक्स्ट बुक में जितना दिया हुआ है उतने नाम्स आपको याद रखने होंगे, ओके। दीज आर ऑल्सो यूजफुल फॉर जेडब्ल्यू एग्जाम। आपको जेडब्ल्यू के लिए एनसीईआरटी 2, 3, 4, 5 बार रीड करनी है। एनसीईआरटी में जितना भी है उतना आप याद रख लो तो डेफिनेटली आपके जेडब्ल्यू में स्कोर अच्छा हो जाएंगे। फिर तो प्रैक्टिस की बात है, आपको अप्लाई करना है जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हो। लेकिन ये चैप्टर में मेनली तो याद रखना, बहुत सारा याद रखना है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।